Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to the 11th lecture, 11वां लेक्चर ऑफ गति के नियम. और बेटा आज का जो लेक्चर है वो थोड़े से टिपिकल लेक्चर्स में काउंट होता है, बट आई प्रॉमिस कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा. ठीक है, हम बात करेंगे बेटा आज स्प्रिंग फोर्स की और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की. लेकिन मैं देखो पहले ही बता दूं कि इसमें ना फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीधी सीधी हैं, राइट, लेकिन फिर भी अपना ध्यान उन पे जाता नहीं है और उनके कारण हमारा आगे के जो फंडामेंटल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. आगे के एग्जाम्पल्स में हमको दिक्कत आती है. तो हमें ये पूरा का पूरा इंश्योर करना है कि वो चीज़ हम ना करें. तो बहुत आराम से, प्यार से, इत्मीनान से सुने, थोड़ी पेशेंस के साथ सारी चीज़ें, भले ही वो कितनी ही आसान क्यों ना हो. उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आप क्वेश्चन ट्राई करना किताबों में से. आई एम श्योर आपका स्प्रिंग फोर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के साथ. तो बेटा देखो, जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है ना, वो है कि ये स्प्रिंग बल होता क्या है. तो मेरे हिसाब से तो बेटा अगर थोड़ा सा नाम को डिकोड करोगे तो आधी कहानी तो यहीं से समझ में आ जाएगी कि भाई स्प्रिंग का बल का मतलब क्या होना चाहिए कि स्प्रिंग में लगने वाला बल. करेक्ट. लेकिन अब ये कब लगेगा वो समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा. तो थोड़ा पेशेंसली सुनना, आराम से, इत्मीनान से. ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, लेट्स से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक सपोर्ट ले लेते हैं यहां पर, लेट्स से इस तरह का. ठीक है, एक लाइन बनाते हैं आराम से, इस तरह का कोई एक सपोर्ट ले लेते हैं. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सपोर्ट के अंदर बेटा अगर अपन देखते हैं तो अपन 3 स्प्रिंग्स बनाते हैं, है ना. 3 स्प्रिंग. स्प्रिंग की अगर बात करेंगे तो बेटा सबसे पहली स्प्रिंग हमारी कुछ ऐसी बनेगी. ठीक, ये पहली स्टेट में बन गई. फिर हमने अगली स्प्रिंग बनाई जिसको हमने कुछ इस तरीके से बना दिया. बोले ठीक है सर. तीसरी स्टेट हमने कुछ इस तरीके से बनाई, कुछ इस तरीके से. बोले ठीक है सर. मतलब हमने क्या किया बेटा, हमने घूम फिर के अगर आप देखोगे तो एक स्टेट ये बनाई, एक स्टेट ये बनाई और एक स्टेट ये बनाई. अब आप बोलोगे सर इन तीनों में अंतर क्या है, मैं वही समझाना ही चाह रहा हूं. ठीक है, जो पहली स्टेट है ना बेटा, इसे बोला जाता है कि स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में है. प्राकृतिक लंबाई मतलब नेचुरल लेंथ के अंदर. ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं. मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग जो है बेटा वो अपनी इस केस में अगर देखेंगे तो ये किसके अंदर है, प्राकृतिक लंबाई. ठीक है, जब मैं बेटा प्राकृतिक लंबाई की बात करता हूं मतलब कहने का है कि ये किसके अंदर है, नेचुरल लेंथ के अंदर है. नेचुरल लंबाई को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एल. और इसका मतलब ये होता है कि जब स्प्रिंग को आपने बनाया होगा, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर कहीं पर भी, तब वो किस लंबाई की बनी होगी, वो प्राकृतिक लंबाई होगी. अभी इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है. डिफॉर्मेशन का मतलब संपीड़न कह सकते हो, करेक्ट, खिंचाव कह सकते हो. ना तो ये स्प्रिंग दबी हुई है ना तो खिंची हुई है, ये जैसी थी वैसी की वैसी है. यानी अगर मुझसे पूछ भी लिया तो बेटा मैं कह सकता हूं इसके अंदर कुल डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने क्या कहा बेटा, खिंचाव या कितना उसको दबा रखा है, ये वो चीज है. तो वो डिफॉर्मेशन इसके अंदर कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है. बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई. अब स्प्रिंग पे क्या किया गया बेटा, हमने बाहर से कुछ बल लगाया. ठीक है, सुनना अच्छे से. मैंने यहां पर वाले केस के अंदर बल इस तरफ लगाया, करेक्ट. यहां वाले केस में देखूंगा तो बल इस तरफ लगाया, करेक्ट. मतलब मैंने क्या किया होगा बेटा, मैंने यहां पर एक कैपिटल एफ फोर्स लगा के स्प्रिंग को दबाया और इस वाले केस में मैंने कैपिटल एफ का बल लगा के स्प्रिंग को खींच दिया. यानी ये वाली जो दूसरी स्टेट है वो एक दबी हुई या संपीड़ित स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड. जो तीसरी वाली है बेटा वो एक खींची हुई या इलोंगेटेड स्प्रिंग है. बोले ठीक है सर. अब मैंने कहा अब आप खुद फील करो. अगर मान लो, समझना मेरी बात को, ये एक स्प्रिंग होती और आप उसके ऊपर कुछ एफ फोर्स लग के उसको दबा देते तो स्प्रिंग बैठे थोड़ी रहती. आप उसको पुश करते तो वो आपको वापस धक्का देती. बोले हाँ सर बिल्कुल देती. तो वो जो बल उत्पन्न हुआ है एक दबी हुई स्प्रिंग के अंदर जो आपको धक्का दे रहा है विपरीत दिशा में, उसको स्प्रिंग बल कहते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से इस स्प्रिंग को जो आपने खींच के रखा हुआ है तो स्प्रिंग भी तो आपको वापस खींचेगी. तो एक खींची हुई स्प्रिंग में जो बल है जो आपको खींच रहा है वापस, उसको स्प्रिंग बल कहेंगे. यानी यहां से एक साधारण डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि किसी दबी हुई स्प्रिंग या किसी खींची हुई स्प्रिंग जो अपनी प्राकृतिक लंबाई से कम लंबाई पे है यानी दबी हुई है, या प्राकृतिक लंबाई से ज्यादा पे है यानी कि खिंची हुई है, उस स्प्रिंग की अगर बात करें तो उसमें जो बल उत्पन्न होता है उसको स्प्रिंग बल कहा जाता है.
बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग बल होता क्या है बेसिकली। अभी सुनते जाना मेरी बात। अगर मैं दिशा की बात करता हूं तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां स्प्रिंग बल ऐसे लगेगा और यहां पे स्प्रिंग बल इस तरह से लगेगा। स्प्रिंग बल की दिशा जो होती है वो बेटा हमेशा जो बाहरी बल लग रहा है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हुई है या इलोंगेट हुई है, उससे हमेशा क्या लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा अब अपन वापस चलते हैं बेटा डिफॉर्मेशन पे, यानी डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ठीक है, और उसे कैसे निकालेंगे। सुनते जाना अच्छे से, क्योंकि उसी से स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला जो है ना मैथमेटिकल, वो जुड़ेगा। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना रेफरेंस बनाया कि भैया ये वो है जो प्राकृतिक लंबाई है, करेक्ट। ये वो वाली कहानी है जब हमने स्प्रिंग को दबा दिया था, और ये वो वाली कहानी है जब हमने स्प्रिंग को खींच दिया था। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। मतलब यहां पे क्या किया गया होगा बेटा, हमने स्प्रिंग को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमने यहां पे स्प्रिंग को क्या किया होगा, इसकी प्राकृतिक लंबाई से कुछ x दबा दिया और यहां पर प्राकृतिक लंबाई से कुछ x खींच दिया, करेक्ट। इतनी बात समझ में आती है भाई, प्राकृतिक लंबाई से x दबाया और प्राकृतिक लंबाई से क्या किया, x खींचा। तो यहां पर ये जो x निकल के आया अपना, ठीक है, ये वाला, ये x कैसा निकल के आया, नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये यहां से कहां है, पीछे की तरफ। जो गतिकी में नहीं लगाते थे साइन कन्वेंशन, आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव, तो यहां से ये पीछे की तरफ था इसलिए x नेगेटिव हुआ, और यहां पे ये आगे की तरफ था बेटा, इसलिए इस x को क्या बोला, पॉजिटिव। और यहां जो ये x अपन ने लिखा है ना, उस x का मतलब है अपना डिफॉर्मेशन, यानी कि संपीड़न, खिंचाव या दबाव। इतनी बात समझ में आती है। बोले हाँ सर, इसका मतलब फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे बेटा, इसका तो x ही कितना होगा, 0। हम खुद ही तो कह रहे हैं ये प्राकृतिक लंबाई में, हम खुद ही तो कह रहे हैं इसमें डिफॉर्मेशन 0 है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, x, तो इसका x क्या हो गया, 0। समझे बात को, यानी जो प्राकृतिक लंबाई में होगा उसका x 0 होगा, उसका डिफॉर्मेशन या संपीड़न 0 होगा। जिसको आपने दबा के रखा है उसका x नेगेटिव होगा, करेक्ट। जिसको आपने खींच के रखा है उसका x पॉजिटिव होगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अभी x निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है। अगर मुझे ये x निकालना ही है तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं बेटा, x का मतलब है अंतिम लंबाई यानी फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ या प्राकृतिक लंबाई। यानी मैं किसी भी स्प्रिंग की जो अंतिम लंबाई है, ठीक है, जो भी स्प्रिंग की अंतिम लंबाई है, अगर उसमें से बेटा प्राकृतिक लंबाई को माइनस कर दूंगा तो मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो ही क्या मिलेगा, उसका डिफॉर्मेशन या संपीड़न, खिंचाव, दबाव, जो मर्जी कह लो मिलेगा। समझ में आती है बात, यानी कि यहां से अपना x आ जाएगा। यहां गलती होती है ज्यादातर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सवाल में दिया है अंतिम लंबाई इतनी, उसी को x मान लेते हैं, कभी किसी और चीज को x मान लेंगे, तो उनको बहुत दिक्कत आती है समझने में कि x होता क्या है। तो x कैसे निकाला जाएगा, अंतिम लंबाई माइनस प्राकृतिक लंबाई, करेक्ट। और वो अपने को दिखती सी बात है, कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव। जब स्प्रिंग दबी होगी तो नेगेटिव, खींची होगी तो पॉजिटिव। बोले ठीक है सर, इतनी बात एकदम क्लियर है। इनका बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात क्लियर है बेटा, है ना, तो मेरे हिसाब से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अपना पहला कुछ स्टार्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया कि कब स्प्रिंग फोर्स लगेगी, इसके अलावा एक्स का मतलब क्या होगा और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं ये स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ कि जब कैपिटल एफ आपने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव कैसे लगा बेटा ये, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, तो ये जब नेगेटिव लगेगा तो स्प्रिंग बल क्या लगेगा, पॉजिटिव। जब ये वाला कैपिटल एफ अपना प्लस लगेगा तो स्प्रिंग बल क्या लगेगा, नेगेटिव। बोले ठीक है सर। तो अगर बेटा इतनी बात समझ में आई ना, तो एक बार पॉज करके पहले इतना लिख लो, है ना, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अपन पूरी थ्योरी एक साथ कंप्लीट करके एग्जांपल्स लेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ कैसे आती है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पॉज करके आप एक बार इतना लिख लो, दिमाग में बिठा लो, फिर अपन इसको आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो आप पास करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा, इसका आगे की जो कहानी है ना, मैं उससे शुरू करता हूँ। ये तो अपनी थ्योरी हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं तो पहली चीज जो आएगी बेटा, वो सबसे पहले निकल के आएगा अपने पास स्प्रिंग बल। कि हम ये जो स्प्रिंग बल की बात कर रहे हैं, ये स्प्रिंग बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला। तो वो समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि बेटा जो भी स्प्रिंग फोर्स लगेगी, क्या वो स्प्रिंग फोर्स एक्स के समानुपाती होगी। एक्स का मतलब बेटा संपीड़न, खिंचाव, दबाव।
बोले सर बिल्कुल होगी। भाई जितनी ज़्यादा स्प्रिंग को खींच दोगे उतनी ही ज़्यादा तो स्प्रिंग बल जनरेट होगा, जितना कम खींचोगे स्प्रिंग बल उतना कम होगा। चाहो तो खींच के देख लेना, जितना ज़्यादा खींचते जाओगे बेटा वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगी, आपको खींचेगी वापस। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आती है। अब बेटा अगर कोई चीज़ समानुपाती है तो ये समानुपाती या प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है? बोले हाँ सर। उस कांस्टेंट को बोला जाता है बेटा k, और साथ में अपना क्या बच जाएगा? बोले x बच जाएगा। बोले सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी है? बेटा जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, एक माइनस लगेगा। अब मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ कि इस फॉर्मूले में k क्या है और नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तो अपने पास निकल के आ ही गया। बोले हाँ सर फॉर्मूला तो आ गया। फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया कि स्प्रिंग फोर्स बराबर माइनस kx। यहाँ पर सबसे पहले जो ये k है, इस k को बोला जाता है बेटा स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, इसको बोला जाएगा स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, ये स्प्रिंग के पदार्थ पर निर्भर करेगा, उसके तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक, इसके अलावा ये जो नेगेटिव साइन दिया है बेटा, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन ये दर्शाता है ना, ये दर्शाता है कि स्प्रिंग फोर्स और x का साइन उल्टा होता है। आप ऐसे देखो ना, जब अपने पास x प्लस में था तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव में था, जब यहां पर अपने पास Fs पॉजिटिव था तो स्प्रिंग का जो x था ये क्या था, नेगेटिव था। तो Fs और x विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत साइन के हैं। यहां पर भी x और Fs ये दोनों किसके हैं, ऑपोजिट साइन के। देखो यहां जोड़ देता हूं मैं आपको, ये दो की बात कर रहा हूं, इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, यहां पर इन दोनों के साइन ऑपोजिट है। समझ रहे हो बात को? इसलिए नेगेटिव लगाया जाता है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नेगेटिव का मतलब बस इतना पता चल गया कि Fs और x ऑपोजिट यानी बेटा विपरीत साइन के होंगे। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे सवाल क्या बन सकते हैं? इस पे कई सवाल बन सकते हैं बेटा। उसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ग्राफ बेस। देखो मैं उन सवालों को उठाने जा रहा हूं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, कि x दे दिया या प्रारंभिक लंबाई दे दी, मतलब प्राकृतिक लंबाई और अंतिम लंबाई दे दी और बोला कि स्प्रिंग बल बताओ, वो आप कर सकते हो डायरेक्टली। मैं वो सवाल उठाने जा रहा हूं जिनमें आप फंस सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा इत्मीनान से सुनते जाना। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ सकता है वो है बेटा ग्राफ। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। आप ऐसे समझो कि हमारे पास कोई एक ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ बेटा हमें किस किस के बीच में बनाना है? वही जो स्टार्टिंग में था अपना, यानी कि स्प्रिंग बल और x के बीच में। ठीक, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, समझना मेरी बात को, मैं लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Fs बराबर माइनस kx होता है। बेटा ये जो Fs हमने लिखा है, अगर आप ध्यान दो तो ये Fs को अपन y बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा है, देखो y अक्ष पे लिखा हुआ है। बोले हाँ सर। ऐसे बेटा ये जो x है इसको तो x ही बोल सकते हैं क्योंकि x अक्ष पे लिखा है। बोले हाँ सर। तो बेटा ये एक तरीके से y बराबर ये जो k है इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इस k को बोल सकते हैं बेटा m। m का मतलब होता है स्लोप या फिर ढाल। यहाँ पे अपना m क्या होता है बेटा, ढाल। इसके लिए देखो थोड़ा बहुत ग्राफ आना चाहिए अपने को, राइट। तो अपने को यहाँ क्या पता चल गया, ढाल पता चल गया। तो ये समझ में आ गया कि y बराबर mx, मतलब ये एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा की जो ढाल है वो माइनस के है। माइनस के का मतलब उसकी ढाल जो है वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव ढाल होती तो लाइन ऐसे बनती, नेगेटिव ढाल में लाइन ऐसे बनती। ये बेटा आपको बहुत पहले गतिकी में पढ़ाया गया होगा ग्राफ्स में। ठीक है, तो वहीं से याद रखना है। बोले ठीक है सर। अब यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुल मिला के मैं बता सकता हूँ कि जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा। समझे बात को? करेक्ट। तो नेगेटिव ढाल के कारण इस तरह की लाइन बनी है। बोले ओके सर, और क्या कर सकते हैं इसमें? मैंने कहा कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ क्या कर सकते हैं। इसमें आपको सवाल बनाया जा सकता है बेटा कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है यानी कि थीटा, आप चाहो तो सीधे सीधे इसे लिख सकते हो tan थीटा बराबर कितना, के, यानी कि स्प्रिंग नियतांक। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है बेटा, आपको बोला जा सकता है कि भाई ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री है। ठीक, ये एंगल कौन सा बना है, ध्यान देना, नेगेटिव x अक्ष से बनाया गया है। तो नेगेटिव x अक्ष से ये कितना एंगल बनेगा, उस tan थीटा को अपन k लिख सकते हैं। बोले सर कैसे? बेटा ये लिखा हुआ ना, ढाल मतलब माइनस के, करेक्ट। और ढाल को अपन क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। ये माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि एंगल अपन ने यहां से लिख दिया। अगर एंगल यहां से लिखते
तो जनरली एंगल 90 से ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर बच्चों को ना साइन 135 या इस या tan 135 तरह के एंगल निकालने में दिक्कत आती है। तो इसलिए अपन ने वो नेगेटिव हटाया, चीज़ों को आसान किया और डायरेक्ट लिख दिया कि आप एंगल उल्टा ले लो, यहाँ से ले लो नेगेटिव एक्स एक्सिस से, तो tan थीटा बराबर के, प्लस माइनस का झंझट ही नहीं, और ये एंगल आएगा 45, 30, 60, तो आराम से कर भी पाएंगे। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी कभी भी अगर एफ एस और एक्स का ग्राफ हुआ और नेगेटिव एक्स एक्सिस से उसने थीटा बनाया, तो हम सीधे सीधे के यानी कि स्प्रिंग नियतांक का मान tan थीटा के बराबर रख सकते हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप एक बार पॉज करना, पहले तो पूरा कॉपी कर लेना, फिर उस एग्जाम्पल को भी ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर अपन इसके अगले पार्ट के ऊपर चलेंगे। तो अभी तक तो हमने जो उठाया है स्प्रिंग फोर्स का बेटा, वो पार्ट नंबर 1 उठाया है। तो सबसे पहले तो हमने ये उठा लिया कि भाई ये स्प्रिंग फोर्स होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके लिए। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको आराम से कर लोगे, बहुत आराम से, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी जस्ट फॉर टेस्टिंग, ये मान लो ये ग्राफ है अपना, ठीक है, और हमें ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। ये ग्राफ किसका है बेटा, एफ एस और एक्स का। पूछा क्या गया है यहाँ पे, के बताओ कितना है, करेक्ट। तो अब आप पूरा का पूरा पॉज करो, यहाँ पे एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो, समझ लो, फिर वो एग्जाम्पल ट्राई कर लो। जब कंप्लीट हो जाए तो क्लास को रिज्यूम करना, ठीक है। मैं उसका सोल्यूशन लिख के फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो देखो बेटा, मेरे से अगर आप सोल्यूशन पूछोगे तो मैं तो सीधा सा बोलूँगा, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूँगा कि भाई मुझे तो ये समझ में आता है सोल्यूशन के अंदर मेरे हिसाब से तो जो के होना चाहिए वो tan थीटा होना चाहिए। बोले ठीक है सर, के होना चाहिए tan थीटा। थीटा कौन सा, नेगेटिव एक्स अक्ष से, ये वाला। ये 120 है, टोटल 180 होता है। बोले हाँ सर, तो ये कितना रह गया बेटा अपने पास, 60 डिग्री रह गया। अब जैसे ही 60 डिग्री आए तो निकालना आसान है, तो मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है बेटा, √3। समझ गए बात को। तो ये लिखना आसान था। यही tan 120 होता ना तो आपका 1 मिनट खर्च हो जाता है ये सोचने में कि यार tan 120 लिखूं कैसे। समझ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री ये वो फलाना डेम का हटा दो सब, सिंपल। नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना, दिक्कत ही नहीं आएगी। बोले ठीक है सर, बढ़िया है। तो इनका गुड। अभी भी आप मेरे से पूछोगे कि सर यूनिट तो लिखी नहीं आपने, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं लिखी, अब लिखते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है, F बराबर के एक्स, तो K बराबर क्या होगा, F/x, x को नीचे ले जाओ। बोले हाँ सर, तो F/x, F की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और x की यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी K की यूनिट क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र बताना हो तो n, फोर्स का m1 L1 T-2, नीचे L1 खुद से निकाल लेना। बोले डन सर, कर लेंगे। ओके, आई एम श्योर आपका ये सही होगा बेटा। एक बार चाहो तो सोल्यूशन कॉपी करो, फिर अपन पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं स्प्रिंग का। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 पे आ गया बेटा, है ना। पॉइंट नंबर 2 जो है वो बहुत ही छोटा है और फटाफट से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर कभी आपको एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल की बात करेंगे तो क्या। आप बोलोगे सर ये बाहरी बल कौन सा है, बेटा बाहरी बल वो था जिसको लगा के हमने स्प्रिंग को दबाया था या खींचा था, करेक्ट। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, देखो देखो ये रहा, ये जो F है ना, ये अपना क्या था बेटा, बाहरी बल, ये वाला F, करेक्ट, या फिर ये वाला F जिसकी मदद से स्प्रिंग को दबाया था या खींचा गया था। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये F और Fs एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है, बस इसी से काम हो जाएगा। इसी से अगर अपन देखेंगे तो अपन बहुत आराम से लिख सकते हैं कि ये कैपिटल F माइनस किसका है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग बल खुद कितना था बेटा, -kx। तो माइनस ऑफ -kx लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, +kx। तो यहां से अपने को क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से अपने को +kx से बाहरी बल का फॉर्मूला निकल के आ गया। समझे बात को, आसान है बिल्कुल। वही के स्प्रिंग नियतांक, वही x डिफॉर्मेशन, ठीक है। L फाइनल माइनस कितना, प्राकृतिक लंबाई। बोले ठीक है सर। इसके अलावा अगर आप बोलो कि सर ग्राफ का भी क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर भी हो सकता है, बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ की जो लाइन बनेगी, ग्राफ की जो लाइन बनेगी बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगी। क्यों, क्योंकि अब की बार जो x के साथ लिखा हुआ है k, यानी कि ढाल, वो कैसी है, पॉजिटिव। पहले क्या था, -k, तो ढाल क्या थी, नेगेटिव। बेटा नेगेटिव ढाल की लाइन ऐसे बनती है, पॉजिटिव ढाल की लाइन ऐसे बनती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा।
करेक्ट। यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि भाई ये अपना f है, ये अपना x है। अब की बार एंगल कहाँ से लेंगे? प्लस x एक्सिस से, पॉजिटिव x अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो फिर से वही कहानी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर कितना के। मैंने कहा था ना ये बिल्कुल आसान होगा बेटा, ये ऐसे ही चलती है पढ़ाई। पहली बार जैसे आपने स्प्रिंग बल पढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत लगा ग्राफ व्राफ इन सब में। अब जब एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल का लिखा तो फटाफट समझ में आ गया, क्योंकि एक बार पहले ऐसी चीज़ पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती ना तो उसको बार बार पढ़ना है। बस ये कोशिश करनी है कि गैप दे दे के पढ़ना है, सेम टाइम पे नहीं समझ में आएगा। आज पढ़ लिया ठीक, फिर 3 दिन बाद वापस उठा के पढ़ा, फिर 3 दिन बाद वापस उठा के पढ़ा। जितनी बार पढ़ोगे उतना वो आसान होने लगेगा, वो आपके कंफर्ट जोन में आने लगेगा, और जो हिचकिचाहट होती है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, वो हट जाता है। यही तरीका है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो कोई भी मुश्किल चीज़ अगर आती है ना तो उसको पढ़ने से छोड़ना नहीं है, बस इतना कोशिश करना है कि उस चीज़ को बार बार रीट्रेट करना है, गैप दे दे करके, और फिर देखना आपको वही चीज़ आसान लगने लग जाएगी। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? कोशिश करके देखो, शायद कोई फायदा हो जाए। ठीक, चलो ये अपना हो गया बेटा पॉइंट नंबर 2। ठीक, अब मैं ना पॉइंट नंबर 3 भी यहीं पे बता देता हूँ साथ के साथ, फिर आप दोनों को एक साथ लिख लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बोले डन है सर। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये आ गया बेटा अपना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है ना बेटा, ये है अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 अपने लिए बेटा काफ़ी क्या है? इंपॉर्टेंट है ना, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमारा बेस्ड है बेटा स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक बोले तो के, यानी हमारी सारी कहानी के पे चलेगी। तो हमें के से रिलेटेड देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये पूछा जा सकता है कि के किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे निर्भर करता है। तो बेटा के एक तो निर्भर करेगा स्प्रिंग के पदार्थ, यानी उसके मटेरियल पे। स्प्रिंग के पदार्थ, जो चीज़ पदार्थ पे निर्भर करती है बेटा वो चीज़ हमेशा तापमान पे निर्भर करती ही करती है, यानी ताप। और तीसरा बेटा ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा लंबाई पर। अब सारी कहानी घूमेगी लंबाई पे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर बेटा अपन देखते हैं तो लंबाई के केस में जो के होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी किस पे डिपेंड करेगा? 1/L पे। यानी यदि अगर हमने लंबाई को बेटा ज़्यादा कर दिया तो उसका के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। छोटी स्प्रिंग की अगर बात करेंगे तो उसका के क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे सीधा पहला सवाल बन जाता है कि भाई के और एल का ग्राफ बना दो ज़रा। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, समझना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझना। तो इसमें जब ग्राफ की बात करेंगे तो मान लो ये अपने पास एक एक्सेस हो गया, ये अपने पास एक एक्सेस हो गया। एक तरफ अपन ने क्या लिखा बेटा? के लिखा। एक तरफ अपन ने क्या लिखा? एल लिखा। इस के की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके से y अक्ष हो गया, और ये जो लंबाई लिखी हुई है एक तरीके से क्या हो गया? x हो गया। तो यही जो ग्राफ अपना बना है ये एक तरीके से y 1/x पर निर्भरता आ गई। बेटा इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी एक तरीके से आप लिख सकते हो बेटा अतिपरवलय। करेक्ट, पैराबोलिक की जगह अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, अतिपरवलय। ठीक है, तो यहां से इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे। समझे बात को? यानी कि अगर आप देखोगे तो जब आप L को 0 कर दोगे, L को बिल्कुल कम कर दो 0, तो बेटा 1/0 क्या होता है? अनंत। तो K क्या हो जाता है? देखो अनंत हो जाता है। समझ गए? तो ये ग्राफ हमेशा याद रखना कि K और L के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, और इसकी निर्भरता व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। क्या इस पे और सवाल बन सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया, थियरी हो गई कि हाँ भाई देखा, टिक कर दिया। कुछ सवाल मैथमेटिकल भी बन सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। ऐसे समझो बेटा, जो दूसरा सवाल बन सकता है वो ये कि आपको बोला जा सकता है कि भाई हमारे पास ना एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक k है और जिसकी लंबाई कितनी? l है। और हमने क्या किया? इस स्प्रिंग को बीच में से कहीं से कट कर दिया। सुनते जाना अच्छे से। कट करने के बाद अब यहां से देखते हैं तो इसकी जो लंबाई बचती है वो लंबाई इतनी बचेगी, और जो दूसरा टुकड़ा है बेटा उसकी लंबाई कुछ इतनी बचेगी। इसकी लंबाई मान लो हमें दे दी गई 2L/3।
तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये वाला क्या बच जाएगा, L/3। ये सवाल में दिया है, हो सकता है ये L/4 3 L/4 होता, हो सकता है L/2 L/2 होता, तो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा। बोले ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि ये लंबाई हो गई कट करने के बाद। बोले हाँ, ये बात क्लियर है कि कट करने के बाद ये लंबाई हो गई। अब बोला जाएगा इसका नया के बताओ। अब देखो कितना आसान है, हमने अभी अभी क्या सीखा, के 1/L पे निर्भर करता है, मतलब जितने गुना लंबाई के उसका उल्टा, करेक्ट। यानी लंबाई अगर 1/3 हुई तो 1/3 का उल्टा कितना, 3। यानी कि यहां से अपन सीधे सीधे उठा के क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका जो के आएगा वो तो 3K आएगा। क्यों? क्योंकि 1/3 का उल्टा 3। अब आप अपने दिमाग से बताओ, अगर ये 2/3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। करेक्ट। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो इसका जो के निकल के आएगा बेटा, ये निकल के आएगा 3K/2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं कभी भी बात करता हूं, है ना, और किसकी बात करता हूं, स्प्रिंग की, तो उसे कट करने पे अपन उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। उनमें यदि देखा जाए तो जो एक भाग है वो अगर 2L/3 का है तो उसका उल्टा करते ही, 2/3 का उल्टा करते ही मुझे उसका नया के मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं के बता सकता हूं लंबाई के अकॉर्डिंग। बोले ठीक है सर, बात एकदम समझ में आ गई। मैंने कहा बेटा देख, एकदम समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई लोड ही नहीं है, और नहीं भी आई है तो लोड मत लो, एक बार और समझने की कोशिश करो, दुनिया में सब किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब बेटा अपन ने देखो ए बी देख लिए, अभी अपना एक पॉइंट और बाकी है, तो वो पॉइंट अपन अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। तुम एक बार इतना पॉज करके इतना समझ लो, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, बस एक पॉइंट और बाकी है, फिर अपन 2-3 तरह के एग्जाम्पल लेंगे और फिर क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो यू पॉज इट हियर एंड यू डू इट। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। तो बेटा देखो, अगला जो पॉइंट है उसको और देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है ना, वो इफेक्टिवली इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कई किताबों में आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, वो है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, या आप लिख सकते हो स्प्रिंग्स का संयोजन। ठीक है, इसमें बेटा देखो ये 2 प्रकार का होता है। एक अगर अपन देखते हैं तो एक होता है बेटा सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। आई होप बेटा इतना पता है अपने को, है ना। सीरीज भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, श्रृंखला भी कह सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा एक अपना कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को अपन समांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, समांतर भी कह सकते हैं। समांतर, पैरेलल, सीरीज, श्रृंखला एक ही बात है। श्रृंखला नहीं बोल सकते, श्रेणी बोलना चाहिए, ज्यादा बेटर तरीका। बोले ठीक है सर, है ना, सीरीज मतलब श्रेणी। बोले ठीक है सर। अब देखो इसमें कैसे कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज की बात करेंगे तो मतलब एक स्प्रिंग ली, फिर एक और स्प्रिंग ली, और दोनों को के कितना दे दिया, K1 और K2, और दोनों को एक दूसरे से सीधे सीधे जोड़ दिया। यानी एक स्प्रिंग जहां खत्म हुई वहीं से क्या किया बेटा, दूसरी स्प्रिंग चालू कर दी। करेक्ट। इस तरह के कॉम्बिनेशन को या संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। इन दोनों को अगर हटा के मैं एक स्प्रिंग बनाऊं तो इनका जो तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट के होगा स्प्रिंग नियतांक, उसको अपन कह देंगे बेटा के इक्विवेलेंट। तुल्य मतलब होता है कि इन दोनों को हटा के अगर एक स्प्रिंग लगाई जाए तो समान प्रभाव प्रोवाइड करने के लिए कितना के होना चाहिए। समझ गए बात को। तो वो के इक्विवेलेंट अपने को चाहिए, इसको उससे जोड़ो, है ना। इसलिए मैंने बस ये टॉपिक बता दिया। 10वीं क्लास में आपने ना उसका प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/r इक्विवेलेंट जो था वो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे चलता था। बस ऐसे समझ लो कि यहाँ पे श्रेणी और समांतर उल्टा होता है। जो प्रतिरोध में समांतर क्रम होता है वो यहाँ श्रेणी क्रम हो जाता है। यानी यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ सीधे सीधे 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 + 1/k2। ये आ गया बेटा अपना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर समांतर क्रम को देखते हैं, है ना, सुनना अच्छे से, तो समांतर क्रम का मतलब हो गया इस तरह से, यानी 2 स्प्रिंग को अपन ने बेटा 2 समान बिंदुओं के बीच में जोड़ दिया। यानी ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ये K1 है और ये K2 है। करेक्ट। तो इन दोनों स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ऐसा करने के बाद जो तुल्य आएगा, तुल्य स्प्रिंग नियतांक यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट,
उसे कितना बोला जाएगा बेटा, के इक्वलेंट। और ये लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर अगर मैं के इक्वलेंट लिखना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर के इक्वलेंट लिखना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि के इक्वलेंट बराबर K1 प्लस K2, करेक्ट। यानी कि जैसे कि श्रेणी में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, करेक्ट, उस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, समांतर के लिए आ जाएगा, करेक्ट। तो वहाँ श्रेणी में क्या होता था, R1 प्लस R2, यहाँ समांतर में है, वहाँ समांतर में क्या होता था, 1/R1 प्लस 1/R2, वो श्रेणी में हो गया। तो इस तरीके से बेटा अगर हमको एक से ज़्यादा स्प्रिंगों को जोड़ा जाए श्रेणी में या समांतर क्रम में, तो हम उसका तुल्य स्प्रिंग नियतांक निकाल सकते हैं। समझ गए बात को? ओके, बोले यस सर, ओके, ठीक है। तो इतनी बात आई गेस बेटा आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक अपन ने बेसिक पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी इस चैप्टर के हिसाब से, जो स्प्रिंग बल वाले पार्ट होता है। अब तुम एक बार इसको भी कॉपी कर लो, फिर अपन 3 तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे, बस उतना ही बाकी है। तो आप पॉज करके कॉपी करो एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। चलो ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ बेटा। ओके ठीक है। तो पहला रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, रीडिंग का मतलब बेटा तुल्यांक, स्प्रिंग तुल्यांक कहते हैं इसको, ठीक है। और ये किसके लिए बोलते हैं बेटा अपन, स्प्रिंग बैलेंस एक शब्द होता है, ठीक है, मतलब एक तरह की तुला जिससे अपन वजन नापते हैं, ठीक। तो अगर मुझे कभी भी स्प्रिंग का तुल्यांक चाहिए, उसके लिए बता रहा हूं, ये तुल्यांक बेटा जनरली किसके अंदर निकाला जाता है, किलोग्राम में। ऐसा नहीं कि न्यूटन में नहीं दे सकते, किलोग्राम और न्यूटन दोनों में, लेकिन जनरली क्या प्रेफर किया जाता है, किलोग्राम। वो आपको ऑप्शन देख के चेक करना पड़ेगा। जैसे स्प्रिंग बल होता है ना, वो न्यूटन में होता है, उसी को जी से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जो मिलेगा आपको उसको अपन वजन बोलेंगे। भाई मान लो mg फोर्स है, उसको जी से डिवाइड करेंगे तो m मिलेगा ना, तो बस वही चीज़। तो जो द्रव्यमान होगा वो अपन तुल्यांक बोला जाएगा, और स्प्रिंग बल पूछेगा तो फिर उस तुल्यांक को जी से और गुणा कर दो। बोले सर ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। मैंने कहा बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, तुम सुनते जाना। तो अपन ऐसा करते हैं, 2-3 तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि भाई यहाँ पर अपने पास कोई एक छत की जैसे सीलिंग है, और यहाँ पे अपन ने एक स्प्रिंग को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया बेटा, एक स्प्रिंग को जोड़ दिया, एक स्प्रिंग को जोड़ के फिर एक और स्प्रिंग को जोड़ा, और फिर यहाँ पर क्या किया बेटा, एक ब्लॉक जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक जोड़ दिया। मान लो ये जो ब्लॉक है बेटा, ये कितने किलो का है, मान लो 6 kg का, ठीक। और अपने पास 2 स्प्रिंग है, 1 और 2। इन स्प्रिंग के अलावा बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इनमें ऐसे 2 बक्से और जोड़ दिए। ये जो सिंपल बन गया ना सिंबल, भाई एक स्प्रिंग बनाया और उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, इसको अपन स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग तुला एक तरीके से। क्लियर? ये बेसिकली वजन नापती है, तो इसी की रीडिंग अपने को बतानी है, इसी का तुल्यांक अपने को बताना है। अब देखो कितना आसान है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मान लो मुझे ये स्प्रिंग नंबर 2 की रीडिंग बतानी होती, तो मैं 2 की रीडिंग बताने के लिए इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है मैं वो देखता, और वो हिस्सा कितना जुड़ा हुआ है, 6 किलो, यानी इस पर कितने का भार लगना चाहिए, इस पर नीचे की तरफ 6 किलो का वजन लगना चाहिए। तो यानी यदि कोई मुझसे पूछता है कि भाई आप इस वाली स्प्रिंग के बारे में कमेंट करो, तो मैं इस स्प्रिंग की रीडिंग अगर कहता तुल्यांक, तो मैं सीधे सीधे लिखता ये 6 किलो नापता है। और अगर कोई मुझसे अड़ ही जाता कि नहीं आप तो बल की टर्म में बताओ, तो मैं लिख देता 6g न्यूटन, इस तरीके से। करेक्ट? यानी स्प्रिंग से जितना भार लटका हुआ है अपने को खाली वो बताना है। अब यहां पर अगर देखते हैं अगले वाली स्प्रिंग से, तो इस वाली स्प्रिंग के लिए ऐसे समझो, इस वाली स्प्रिंग के लिए बेटा ये पूरा का पूरा भार टंगा हुआ है। बोले हाँ सर बात तो सही है, इसके ऊपर तो नीचे वाली स्प्रिंग भी लटकी हुई है और उससे नीचे का भार भी लटका हुआ है, पर ये जो स्प्रिंग है ना बेटा, ये तो द्रव्यमानहीन है, मासलेस है, इनका तो कोई द्रव्यमान है नहीं। तो इस वजह से एक वाली स्प्रिंग के ऊपर इसका वजन प्लस इसका वजन, ये कितना था 0, ये कितना था 6, तो जोड़ोगे तो उस पर भी कितना लगा 6 किलो। यानी कि अगर मैं इसकी रीडिंग निकालता हूं तो मुझे इसकी भी रीडिंग कितनी निकल के आएगी बेटा, 6 kg और 6g न्यूटन। समझ में आई बात? तो ये सबसे आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है, पर जब देखते हैं ना डायग्राम तो लगता है यार ये क्या अटपटा सा आ गया, क्या नया सा आ गया, और परेशान हो जाते हैं।
इसलिए मैं एक एक करके वो टॉपिक्स उठा रहा हूँ, क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी जो नहीं करेंगे परेशान, फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो आप यूँ कर लोगे। बोले ठीक है सर। तो आई एम श्योर बेटा ये समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले क्लास को यहीं पॉज करके एक बार अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लो, बिल्कुल बढ़िया से। जब ये बिल्कुल बढ़िया से हो जाए ना, फिर अपन 2 और एग्जाम्पल्स उठाते हैं, ठीक है। पहले आप पॉज करके अच्छे से समझ लो, वंस डन तब स्टार्ट करते हैं, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा देखो, ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल उठा के दूँ, ठीक है, सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार समझना थोड़ा सा। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले कुछ ऐसी टेबल जैसा बना लेते हैं, यहाँ एक सपोर्ट लगा देते हैं और इस सपोर्ट से अपन स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगाई। इस स्प्रिंग के अलावा अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक पुली लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये रस्सी जो होगी स्प्रिंग की, ये इसके ऊपर से जाएगी और ऐसे नीचे टंग जाएगी। और यहाँ पर अपन लगा लेते हैं एक ब्लॉक, ये लो, ठीक है। और ये ब्लॉक भी बेटा कितने का लगाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 6 किलो का, करेक्ट। इसके अलावा इसको अपन क्या बना देते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बना देते हैं इस तरीके से। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसके अंदर क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, रस्सी ली, रस्सी से एक ब्लॉक को बांध दिया और पूछा कि बताओ इसका तुल्यांक कितना होगा। अब वैसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन कि भाई कितना आंसर होगा, तुम्हारे दिमाग में आंसर आ भी गया होगा, पर मुझे कुछ पॉइंट सिखाना है आपको, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। फिर अगला जो लूंगा ना, उसमें आपके दिमाग में आंसर देखते हैं क्या आता है, वो देखेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक। अभी के लिए तो बस बात इतनी सी है कि ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे नीचे की तरफ 6G लगेगा, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, 6G। ऊपर क्या लगेगा बेटा, तनाव। इधर क्या लगेगा, तनाव, ठीक है। ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, बोले बिल्कुल लगेगा सर। यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि नीचे 6G लगेगा, ऊपर तनाव लगेगा, और ये तनाव किसके लिए होगा बेटा, 6G के बराबर होगा, क्योंकि तो साम्य स्थिति में, तो जितना बल ऊपर है उतना बल नीचे है। बोले ठीक है सर, यानी T बराबर कितना हो गया, 6G हो गया। बोले डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बेटा इस रस्सी में जो तनाव आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि एक ही रस्सी है। अब सारी कहानी हो गई रीडिंग की। तो आपको अगर स्प्रिंग तुला ऐसी दिखे जो किसी रस्सी से जुड़ी हुई हो, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर आना चाहिए कि रस्सी में जो तनाव है वो ही स्प्रिंग बल के बराबर है। समझे बात को, यानी रस्सी में जो तनाव है वो किसके बराबर है, स्प्रिंग बल के बराबर है, करेक्ट। यानी अगर मैं बल की टर्म में देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि स्प्रिंग बल उतना ही होगा जितना तनाव है, और तनाव अपने पास कितना आ चुका है, 6G, करेक्ट। ये आ गया न्यूटन के अंदर। अगर इसी को मैं रीडिंग की बात करूं, तुल्यांक की बात करूं, तो 6G को G से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 किलो। समझ गए बात को। यानी मैं खाली ये समझाना चाह रहा था कि अगर कोई स्प्रिंग जो बैलेंस है या स्प्रिंग है, अगर उसको आपने एक रस्सी से जोड़ दिया तो उस रस्सी में जो तनाव या टेंशन आएगा, हम उसी तनाव को स्प्रिंग की रीडिंग या उसमें लगने वाला बल के बराबर माना जा सकता है। समझ गए। बोले हाँ सर, ये तो बहुत इजी था, तो आराम से समझ में आ गया। मैंने कहा अब इसका मॉडिफाइड वर्जन देता हूँ, उसमें आप अपना दिमाग लगा के आंसर निकालना, फिर देखना कि वो सही है कि नहीं। पहले एक बार इतना पॉज करके कॉपी कर लो आप अच्छे से, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे ना बेटा। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है अपना बेटा, वो यहाँ बनाता हूँ मैं, आप ही को बना के दूंगा, आप ही ट्राई करना। ऐसे टेबल जैसी है, मान लो यहाँ अपन 2 पुली ले लेते हैं, एक इधर एक इधर, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। अपनी स्ट्रिंग यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ बस खाली, ठीक। ब्लॉक्स लगा देता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, ठीक है। इसके अलावा एक काम करता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ भी लगा देता हूँ और इसमें बना देता हूँ एक स्प्रिंग। क्लियर। ये मास अपन लिख दे रहे हैं बेटा 6 और 6। ये सवाल है, ये सवाल बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखता हूँ आप लोग सही कर पाते हो कि नहीं। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा रखा है, दोनों तरफ रस्सियाँ जा रही है और नीचे 2 ब्लॉक टांग दिए अपने पास। बोले ठीक है सर। अब ये जो 2 ब्लॉक टंगे हुए हैं बेटा, ये नीचे नीचे कितना फोर्स लगाएंगे ये अपने को पता ही है। नीचे की तरफ 6G और नीचे की तरफ 6G। अपने को बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आएगी। ऑप्शन में मान लो 6 किलो, 12 किलो
18 किलो, नन ऑफ दी। ये 4 ऑप्शन है। अब आप एक बार पॉज करके अपने दिमाग से आंसर निकाल लो, जब वो एक बार हो जाए तो फिर आंसर सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से जो कहानी समझ में आती है बेटा वो ये कि यहाँ पर ये 6G नीचे लग रहा है, ये 6G नीचे लग रहा है, तो यहाँ जो टेंशन आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 6G। यहाँ जो टेंशन आएगी वो भी कितनी आएगी, 6G। यहाँ जो टेंशन आएगी वो भी कितनी आएगी, 6G। यहाँ जो टेंशन आएगी वो भी कितनी आएगी, 6G। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार T इधर और T इधर, 6G इधर और 6G इधर, तो ये टोटल कितना खींचेगा, 12 किलो। ये आपके दिमाग में आंसर आ सकता है, हो सकता है नहीं आया हो, आ सकता है। अगर आया है तो गलत है, ठीक। लोड नहीं लेना, बहुत बच्चों के गलत आया था दिमाग में। और अगर ये नहीं आया और आंसर 6 किलो आया तो एकदम सही है बेटा। इसकी जो रीडिंग निकल के आएगी, दैट रीडिंग विल बी 6 kg। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्प्रिंग से ये वाली जो रस्सी बंधी हुई है इसमें भी तनाव 6G है, और ये वाली जो रस्सी बनी है इसमें भी तनाव 6G है। हमेशा स्प्रिंग बैलेंस के दोनों तरफ जो रस्सियां होती है ना, आप पूरा NLM लगा के, गति के नियम लगा के सॉल्व कर लेना, आपको हमेशा दोनों तरफ तनाव समान ही मिलेंगे। यहाँ तो बराबर बराबर द्रव्यमान थे इसलिए दिख गया। अगर अलग अलग होते ना तो त्वरण वगैरह निकाल के पूरा सॉल्व करके निकालते तो भी तनाव समान लगते। इसलिए आप किसी भी एक तरफ की स्ट्रिंग का तनाव ले सकते हो, यानी स्प्रिंग की रीडिंग जब वो रस्सी से बंधी हुई हो तो किसी भी एक तरफ की रस्सी का तनाव, किसी भी एक तरफ की रस्सी का तनाव वो ही इसका रीडिंग होगा, यानी इसका आंसर होगा 6 kg, नॉट 12 kg। क्लियर? बोले ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, बस उतना ही करना ही है, राइट। तो एक बार के लिए अब इसके सोल्यूशन को अच्छे से पॉज करके कॉपी कर लो, दिमाग में बढ़िया से बिठा लो। जब एकदम क्लियर हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपने को 2 एग्जाम्पल्स और उठाने, ठीक है। तो उन 2 एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म कर लेते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके, अब बात कर रहे हैं, ये सबसे आसान है, स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक्स का त्वरण, बहुत ही आसान है। मैं पहले आपके लिए सवाल बना देता हूँ। अपन ने मान लो 2 ब्लॉक्स ले लिए, एक इधर लिया, एक इधर लिया, ठीक। और इन दोनों को अपन एक सतह पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों का जो द्रव्यमान है बेटा वो कितना कितना है, m1, और ये वाला कितना है, m2, और इन दोनों को हमने एक स्प्रिंग से जोड़ दिया। बोले ठीक है सर। अब हमने क्या किया इस सवाल में बेटा, हमने इसको यहाँ पर कैपिटल F बल लगा के खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से इसको आगे की तरफ A2 त्वरण मिल गया, करेक्ट। और हमें बताना है कि जो पीछे वाला है उसका त्वरण कितना होगा। मैं लिख के देता हूँ आपको। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपने कैपिटल F बल लगाया तो इसकी वजह से इसको कुछ A2 त्वरण मिल गया। आपको बताना है कि अगर A2 पता है तो A1 कितना होगा। ये सवाल है आपके लिए। आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं भी पहुंचोगे तो कम से कम कुछ तो सीखेंगे कि सवाल में है क्या, फिर सोल्यूशन देखना है, राइट। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा दिमाग जो कहता है सोल्यूशन के हिसाब से, मैं वो समझाता हूँ। सोल्यूशन के हिसाब से बेटा मुझे जो समझ में आती है वो बात ये कि अगर मैं इसको कैपिटल F से आगे की तरफ खींचूंगा, कैपिटल F से कहाँ खींचूंगा, आगे की तरफ, राइट। तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग को आगे खींचेगा, तो स्प्रिंग पकड़ के इसको क्या करेगी, वापस खींचेगी। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये जो स्प्रिंग है ये इसको पीछे की तरफ बल लगाएगी। बोले बिल्कुल सही है सर, आप इसको खींचोगे तो ये आपको खींचेगी। और बेटा स्प्रिंग में हमने क्या ये देखा नहीं था कि जो दोनों सिरे होते हैं उनके ऊपर बल हमेशा क्या लगता है बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। यानी इस पे Fs है तो इस पे भी Fs है। बोले सर मतलब, आप ऐसे सोचो ना, मान लो मैं एक स्प्रिंग हूँ और ये मेरे 2 एंड्स है, कोई मुझे खींचेगा तो मैं तो दोनों को वापस खींचूंगा ना, करेक्ट। तो इस वाले को इस तरफ खींचूंगा तो इस वाले को इस तरफ खींचूंगा, दोनों फोर्स क्या लगेंगी, विपरीत दिशा में और बराबर। समझ गए? इसको अच्छे से ब्रेन में फिट कर लेना। ये पॉइंट सिखाने के लिए एग्जाम्पल लिया। बोले डन है सर। अब यहाँ के बाद कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ, तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर मैं M2 की बात करता हूँ तो M2 के लिए मुझे अगर A2 लिखना है तो देखो कितनी आसानी से लिख सकता हूँ। A2 का मतलब त्वरण, त्वरण के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स बटा नेट द्रव्यमान, करेक्ट। या मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ और भी ज़्यादा ईजी है। जिधर त्वरण है उधर वाला बल यानी कि F माइनस ऑपोजिट वाला बल Fs बराबर M2 A2।
बोले करेक्ट सर। यहाँ से अगर मैं F माइनस M2A2 कर दूँ तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, Fs। तो Fs को उधर ले गया और इसको उधर ले गया, यहाँ से अपने को स्प्रिंग बल पता लग गया, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये स्प्रिंग बल क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं समझाता हूँ। जब मैं M1 को देखूंगा इस वाले को, तो इस वाले के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो केवल और केवल स्प्रिंग बल ही तो लग रहा है। तो इसका जो त्वरण आएगा आगे की तरफ, इस तरफ, वो A1 कितना आएगा, वो A1 आएगा इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसका कुल द्रव्यमान या मास। बोले हाँ सर बात तो सही है भाई, इसके ऊपर फोर्स ही क्या लग रही है, केवल Fs आगे लग रही है, इसका मास ही कितना है, केवल m1 है। तो Fs बाय m1 को ही अपन क्या बोलेंगे, A1, और Fs चाहिए होगा ना, इसलिए वहाँ पे Fs निकाला। अब यहाँ रख देते हैं Fs की वैल्यू, तो Fs की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी बेटा F माइनस M2A2 डिवाइडेड बाय कितना, m1। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपने को क्या निकल के आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था। समझ गए। तो ये सबसे आसान सवाल है। बस पॉइंट एक क्या ध्यान रखना है कि स्प्रिंग में अगर एक तरफ फोर्स पता है तो दूसरे एंड पे उसके ऑपोजिट और बराबर फोर्स लगा देना, फिर तो बराबर एफ नेट बराबर एम लगाना है, बाकी ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। बोले ठीक है सर, डन है, एकदम क्लियर है। ठीक, अगर क्लियर है तो इसको कॉपी करो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, कॉपी में बिठा लो, एक बार बैठ जाए तो फिर अगले सवाल पे पढ़ो। तो बस लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्लास कंप्लीट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लास्ट वाला जो सवाल है ना बेटा, ये सबसे अच्छा सवाल है, मतलब स्प्रिंग का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस यू स्टे विद मी, मेरे साथ सुनना तरीके से। पहले सवाल समझाता हूँ कि सवाल बनता क्या है। सवाल सीधा सा बनता है कि भाई हमारे पास कोई एक छत जैसी है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग लगा रहे हैं। एक स्प्रिंग लगाई, फिर उसमें एक ब्लॉक लगाया, फिर उसके अंदर एक और स्प्रिंग लगाई, फिर उसके अंदर एक और ब्लॉक लगाया। इसका मास m रख दिया, इसका मास 2m रख दिया। ऐसा ये दो स्प्रिंग हो गई अपने पास, 1 2। ठीक, अब हमें ये बोला गया कि अगर आप स्प्रिंग A को कट कर देते हो तो कट करने के तुरंत बाद कीवर्ड है अपना, कट करने के तुरंत बाद इन दोनों ब्लॉक्स का त्वरण ज्ञात करो। करेक्ट, मैं लिख देता हूं सवाल क्या है। सवाल अपना ये है कि एक को कट करने के तुरंत बाद ब्लॉक्स का त्वरण ज्ञात करो। ये सवाल हो गया बेटा अपना, है ना, ये अपना सवाल हो गया। को ब्लॉक को यानी ऊपर वाले को कट करने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक्स का त्वरण बताना है। बोले ठीक है सर, बताते हैं। देखो मैं सिखाऊंगा, ये आपको खुद को ट्राई नहीं करना है और इसमें बिल्कुल इमोशंस नहीं लगाने। मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली समझो, ठीक है, और वैसे ही करना है, तब आंसर गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ से सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सुनना अच्छे से। तो आप सबसे पहले क्या किया करो, कट करने से पहले सारे फोर्सेस दिखा दो। तो मुझे पता है नीचे की तरफ क्या लगेगा, 2mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स खुद किसके बराबर आएगा, 2mg, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, साम्य में, इसलिए जितना बल ऊपर उतना बल नीचे। यहाँ देखेंगे तो हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स आएगा जो कि किसके बराबर है, 2mg के बराबर है। और यहाँ देखेंगे तो इसका खुद का भार नीचे कितना आएगा, mg के बराबर आएगा। तो यहाँ इस ब्लॉक को अगर देखते हो तो mg नीचे, 2mg नीचे, तो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा Fs डैश, ये जनरेट होगा 3mg। बोले ठीक है सर, मतलब ये समझ में आ गया कि कट करने से पहले, बिफोर, ठीक है, अपन लिख लेते हैं। ये सारी सिचुएशन है बेटा पहले की, यानी जब अपन ने कट नहीं किया। तो कट करने से पहले इस प्रकार से बल लगेंगे, नीचे भार उतना स्प्रिंग बल, जितना स्प्रिंग बल इस पे अभी बताया था विपरीत दिशा में लगता है, ये इसका भार mg, दोनों को जोड़ के ऊपर का स्प्रिंग बल। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे भी नहीं आएगी, सुनते जाना तो। ठीक, अब आगे क्या करना है अपने को, वापस से एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। वो करना ही पड़ेगा बेटा हमेशा।
आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो हमेशा वो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझो, सबसे पहले वो स्प्रिंग बनाई, फिर अपन ने वही एक स्प्रिंग बनाई, फिर अपन ने ब्लॉक लिया, फिर अपन ने स्प्रिंग बनाई, फिर अपन ने ब्लॉक लिया। ये हो गई कहानी। यहाँ पर अब क्या करते हैं, सबसे पहले, है ना, समझना मेरी बात को, जो डेटा है वो तो लिख ही देता हूँ। इसके बाद अब क्या करते हैं, वापस फोर्सेस लगाना शुरू करते हैं, लेकिन अब की बार फोर्स लगाएंगे इसको कट करने के बाद। और इसमें आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है कि जिस स्प्रिंग को कट कर दोगे उसका नेट बल 0 हो जाएगा, जिस स्प्रिंग को कट करोगे उसका नेट बल 0 हो जाएगा, और जिस स्प्रिंग को कट नहीं करेंगे उस पे तुरंत बाद कोई प्रभाव नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उसका बल तुरंत 0 हो जाएगा, और जो बची हुई स्प्रिंग्स है उस पे तुरंत बाद कोई प्रभाव नहीं आएगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये कि इस स्प्रिंग पे 2 mg बल लग रहा था इस ब्लॉक पे, यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था वो कितना लग रहा था, 2 mg। तो इसमें अभी भी कितना लग रहेगा, 2 mg। तो यानी इस स्प्रिंग पे अगर देखोगे तो Fs अभी भी कितना है, 2 mg, करेक्ट। और इस Fs के अलावा ये तो स्प्रिंग बल हो गया, इसका खुद का भार नीचे की तरफ कितना है, mg। और ऊपर वाली स्प्रिंग में जो बल लग रहा था Fs डैश, वो कट करने के कारण क्या हो गया है, 0। यानी कट करने से पहले और कट करने के जस्ट आफ्टर हमने डायग्राम बना दिया बाद का। बोले ठीक है सर, जो स्प्रिंग कट गई उसका फोर्स 0 कर दिया, और जो नहीं कटी उसको एज इट इज छोड़ दिया, यानी इसकी फोर्सेज एज इट इज, बस ऊपर वाली की 0 कर दी। बोले सर एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो मुझे इसको अगर देखना है पहले वाले को, तो ध्यान से देखो, 2 mg प्लस mg, नीचे कितना बल लग रहा है, 3 mg। यानी मैं अगर m को देखता हूँ तो नीचे की तरफ कितना बल दिखाई दिया बेटा, 3 mg। तो ये नीचे की तरफ कितने त्वरण से जाएगा, A बराबर नेट बल बाय m, यानी कि 3g। यानी कट करने के तुरंत बाद जो m है उसका त्वरण 3g नीचे की तरफ होगा। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई लोड नहीं है। और अगर मैं 2m की बात करूं, अब ये आपको लोड दे सकता है। अगर मैं 2m की बात करूं तो नीचे कितना लग रहा है, बोले सर 2 mg, ये रहा। ऊपर कितना लग रहा है, बोले सर 2 mg। तो इस हिसाब से तो नेट बल कितना हो गया, 0। तो उस हिसाब से तो इसका त्वरण कितना आ गया, 0। यहाँ आपके इमोशंस गड़बड़ा सकते हैं। मैंने कहा था जैसे स्प्रिंग को कट करोगे तो हमारा दिमाग क्या बोलेगा, कट करते तो दोनों नीचे जाने चाहिए। तो ये जो दूसरे वाले में अगर कहीं ऑप्शन में ये 0 हो गया उसको तो अपन सबसे पहले हटा देंगे, जबकि आंसर ही वो है। समझे? तो कुल मिला के बेटा आपको मैथमेटिकली देखना है, क्योंकि हम तुरंत बाद की बात कर रहे हैं, तुरंत बाद और त्वरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो सब चीज़ें बदल दी जाएंगी, पर अभी की बात करें तो इसका त्वरण 3g नीचे होगा और इसका त्वरण 0। बोले ठीक है सर, तो इसलिए मैंने कहा मैथमेटिकली कट करने से पहले और बाद में 2 डायग्राम बना दो। जिस स्प्रिंग को कट करते हो उसका बल 0 कर दो, दूसरी पे कोई प्रभाव मत आने दो, और ऐसा करके फिर त्वरण के लिए नेट बल बाय द्रव्यमान, नेट बल बाय द्रव्यमान कर दो। बोले ठीक है सर, डन है। अब इसको कोशिश करना, 1-2 बार और देखना, तब जाके दिमाग में बैठेगा। एक बार हो गया तो जो NLM है, गति के नियम, उसमें स्प्रिंग के जितने सवाल आते हैं शायद ही आपका कोई सवाल गलत होगा। ठीक है, मतलब आई हैव ट्राइड दैट। बाकी तो थोड़ा मेहनत करेंगे और डाउट्स पूछना टीचर से, सब क्लियर हो जाएगा। राइट, सो कॉपी डाउन अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, है ना, दिमाग में बैठा लो। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। राइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।